Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर and it's a very cold morning across the country. ना सिर्फ कराची, बाय द वे कराची में भी मलीर कैंट के इलाकों में अतराफ में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत नीचे गया है। इसके 9 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे बाय द वे जहां माइनस में बातें जा रही है ना, उनको ये बातें बस कराची के लिए सिंगल डिजिट भी काफ़ी होता है। अदरवाइज लाहौर में शदीद धुंध का राज है। आज सुबह से ही आई होप कि इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई होगी। मोटरवे पर मुतादिद मकामात पर मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद हैं। अगर आप इन केस ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी फॉग लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। खैर एहतियाती कीजिए। दैट टाइम ऑफ द ईयर अब तो मेरा ख्याल है कि आदत भी हो चुकी है जो मोटरवे और लॉन्ग ड्राइव्स और इस किस्म की ऑब्वियसली ड्राइव्स पे होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप पंजाब में रहते हैं तो यू आर वेरी यूज्ड टू द आइडिया कि दिसंबर के एंड तक तो बिल्कुल ही ये सिचुएशन ऑफ हो चुकी होती है। इनफैक्ट अराउंड न्यू ईयर्स जब पूरी दुनिया ही बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, मैंने हमेशा देखा दैट्स लाइक द वर्स्ट टाइम बिकॉज तब तो बिल्कुल इतनी फॉग स्मॉग विजिबिलिटी होती है कि खतरनाक ही हो जाता है। एंजॉयमेंट जो होती है ना वो जहमत ही बन जाती है। अच्छा, फॉरगेट एवरीथिंग, डिड यू वॉच द मैच? इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग मैच। और मैं कल मैच देखते हुए सोच रही थी कि अब हमें आदत सी हो गई है पाकिस्तान का जीतना, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस, फिर थोड़ी सी भी जरा बात इधर उधर हो जाए तो फिर आपको जरा हो जाए होने लगे क्योंकि बीच में आउट नहीं हो रहे थे। so much better. और मैं अपने अब्बा से कह रहा था कि आउट क्यों नहीं हो रहे, क्या हम हार जाएंगे? वो जरा क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हाँ, अपने में मुकम्मल और उनमें थोड़ा सा वो तो उन्होंने कहा नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, अभी देखना विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर गिरना शुरू हो गए। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कोविड की नहीं, अभी नहीं, बात बताऊंगी। आई डोंट वांट टू स्केयर यू क्योंकि हम रोज़ कोविड की बात तो करते हैं, लेकिन शुरू में मैं इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज मुझे लग रहा है कि वी आर एट अ वेरी गुड प्लेस एट द मोमेंट कंसिडरिंग अगर हम कंपेयर करें विद द रेस्ट। इसके साथ ही जहां हम सर्दी की बात कर रहे हैं वहीं मरी और इसके अतराफ के इलाके गलियात बूरबन वगैरह में सर्दी में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इनफैक्ट आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया और मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर मरी के अतराफ में बंसरा गली में इग्लूस का इफ्तिताह किया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो वो क्या साइंस है, वी विल ट्राई टू शो यू दैट एज वेल। वो क्या उसमें रहा जा सकता है? मरी में इग्लू इज लाइक ऑलमोस्ट आइस, इट्स नॉट स्नो। वो तो एक आइस से बना होता है ना, वो इग्लू घर की बात कर रहे हैं ना। आई गेस बना के वो वहाँ पे रखती है क्योंकि ज़ाहिर टेम्परेचर नीचे ही है तो वो नहीं पिघलेगा। क्योंकि मरी इटसेल्फ में तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है और आइस इस तरह। बंसरा गली की बात कर रहा हूँ मैं। आई वंडर, मैंने तो नाम भी पहली दफा सुना है। हम तो नथिया गली और झींगा गली और इन्हीं इलाकों तक महदूद रहे हैं सारी उम्र। तो ऐसी चीज़ों में ही तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। If you have heard of it or if you live there or if you've been there, प्लीज़ हमें ज़रा लिखें और ज़रा बताएं कि कैसी जगह है और क्या है और वहाँ इग्लूस सर्वाइव करेंगे कि नहीं। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज फर्स्ट। और पहले तो हम ज़रा अपने यहाँ सिंध में बैठे हुए हैं तो सिंध की ही खबर से शुरू करते हैं और आपको बताएं कि सिंध में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान बल्दियाती कानून पर इख्तलाफात शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। हैरान कुन तौर पर सबसे ज़्यादा सख्त ज़ुबान हुक्मरान जमात की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। बल्दियाती कानून की मुखालफत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन पर बुरी तरह बरस पड़े। सख्त रद्द अमल देते हुए अपोजिशन को दहशत गर्दी का ताना भी दे डाला। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? सो बेसिकली वो MQM, और माजी में आपको पता ही है MQM के मामलात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्हीं मामलात की तरफ रेफ़र कर रहे थे। खैर बात अब सियासी मुखालफिन को गद्दारी के ताने देने तक भी पहुँच चुकी है। NA 133 में तवक्को से ज़्यादा वोट हासिल करने का जश्न मनाते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी नून लीग पर तंज के तीर चलाए थे। वो हमने पहले भी आपको सुनवाया है लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर लेट्स लिसन टू इट अगेन। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ मोहल्ले बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं।
जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? जरदारी साहब को आपने सुना और साथ ही आपको बताएं कि लसानियत, सूबाइयत और कौमियत के कार्ड का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। नई बल्दियाती कवानीन के मामले पर सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी हुई तो वज़ीर आला सिंध ने खबरदार किया कि ऐसे हालात ना पैदा करें कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो जाएं। मसला सारा ये कि एक अनपढ़ अपोजिशन से ज़्यादा ख़राब कोई और चीज़ नहीं है। सूबाई असेंबली में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए और सबसे ज़्यादा मेंबर्स आए। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों, और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। अब लग ये रहा है कि सियासी माहौल जो है ना ज़रा ज़्यादा गर्मा गर्म हो गया है। मुराद अली शाह साहब के बयान देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब के। अब ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के साथ जाहरियत कुछ ज़्यादा आगे निकल गई है। अब इन बयानात पर जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं वो भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले रही हैं। बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह और इनकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी, ये सिंध के लोगों को कह रहे हैं कि सिंध के लोगों का मुंह काला होगा। अरे भाई, आपका मुंह तो काला ऑलरेडी है, आप हमारा मुंह काला करेंगे। सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जमातें, उनके रहनुमाओं और उनके वोटर्स की भी दिल आज़ारी, काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध के 6 करोड़ अवाम की तरफ से और कराची के 3 करोड़ लोगों की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि मुराद अली शाह पूरे सिंध के अवाम से माफी मांगे। ऐसे सेंसिटिव सूबे का वजीर आला जहाँ पर करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसा लग रहा था कि कौम परस्त, इंतहा पसंद, फाशिस्ट किस्म का शख्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुना। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद तो ऑब्वियसली समझ आती है, लेकिन मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त ज़बान का इस्तेमाल समझ से बालातर है और बयानात भी थोड़े से नामुनासिब ही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन सूबे में जाहिर है बड़ी मजबूत है, हमेशा से बड़ी मजबूत है। उसके बावजूद इतना रिएक्शन क्यों दिया जा रहा है? एक तो ये बात समझने की है, बिकॉज़ यू आर इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एनीवे, तो व्हाई आर यू रिएक्टिंग इन दिस मैनर? फर्स्ट, सेकंडली, इफ all the opposition parties are saying something, pay heed to it, listen to them. So चाहे वो मुस्तफ़ा कबाल साहब हों, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे दीगर स्टेक होल्डर्स हों जिनका स्टेक है पर्टिकुलरली इस शहर की सियासत में, क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज़ अ वेरी मल्टी एथनिक एंड डाइवर्स सिटी। यहाँ पर बहुत सी ज़ुबानें और कौमियतों वाले लोग बसते हैं, तो एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड। ये मामला खुश उसलूबी से तय होना चाहिए। यही बात हमने करनी है और पूछ रहे हैं हम वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। गनी साहब, पीपल्स पार्टी खुद को पूरे मुल्क की जमात कहती है, पूरे मुल्क पर कई बार हुक्मरान भी रही, मुल्क भर के लोगों ने एतमाद किया, लेकिन अब हम कुछ और देख रहे हैं। अब आप सूबाइयत, लसानियत की बातों पर आ गए तो मुखालफिन को अकलियत के ताने देने लगे। मतलब हर किस्म का ताना जो है वो जा रहा है। मुराद अली शाह साहब ने जो कुछ कहा वो तो सारों के सामने है। क्या पूरी पार्टी की यही सोच है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लसानियत की, सूबाइयत की बात नहीं की है। लिसानियत और सूबाइयत की बात अगर हो रही है तो वो MQM की जानिब से हो रही है, और यकीनन हम परेशान इस बात पर हैं कि सूबा सिंध ने बहुत खोरेजी देखी है इस लिसानियत पर मबनी सियासत की वजह से, नफरत की सियासत की वजह से, तकसीम की सियासत की वजह से, और हम ये नहीं चाहते कि सूबा सिंध में एक मतलब फिर और ख़ासतौर पर कराची शहर में ये जो एक मुसीबत है वो दोबारा से आ जाए। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट की बात है, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जानबूझकर उसको वो किया जा रहा है। उन्होंने असम्बली में बात की थी और असम्बली में फैसले अक्सरियत ही जो ग्रुप होता है वही करता है, और उन्होंने उस रेफरेंस में बात की। और उस दिन जब ये बात की गई थी, उस दिन जो तूफान बदतमीजी अगर असम्बली में था तो वो PTI के मेंबर्स की जानिब से हुआ था, MQM ने नहीं किया था। तो MQM जो ये तासुर किसी और अंदाज में पेश देने की कोशिश कर रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कह दिया है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये कहा कि जी ऑपोजिशन की मर्जी से फैसले नहीं होते हैं, चूंकि वो अक़लियत में होते हैं और फैसले अक्सरियती जमात करते हैं। जो उन्होंने कहा हम हैं, फैसले हम करेंगे, फैसले आप नहीं करेंगे, आप माइनॉरिटी में हो। तो इस बात को किसी और अंदाज में पेश कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि वो किस तरफ जो है वो सूबे सिंध की सियासत को लेके जाना चाहते हैं। अच्छा गनी साहब, अब बीपी क़यादत की बात करें, क़यादत के बयानात के बाद अब अपोजिशन जमातों से भी तलखी तो सर्टनली बढ़ी चुकी है। चाहे आप कहें कि कोई किस भी अंदाज या बगैर सियाक़ व सबाक़ के उसे पेश कर रहा है, इस पर सियासत तो की जा रही है, बयानबाजी तो हो रही है और कौमियत, सुबाइयत और हुब्बुल वतनी के कार्ड खेले जा रहे हैं। आप बहरहाल हुकूमत में हैं, हालात कंट्रोल रखना आप ही की जिम्मेदारी बनती है, तो क्या अपोजिशन वालों को इंगेज करके इस मामले को सेटल करें? क्योंकि जब सारी अपोजिशन जमातें एक बात कह रही हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सुने। देखिए, पहले दिन से जिस दिन ये पहली अमेंडमेंट आई उस वक्त भी नासिर हुसैन शाह साहब ने तकरीर की। उसके इजलास ख़त्म होने के बाद मैंने और नासिर हुसैन शाह साहब ने मीडिया टॉक की। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमने लातादाद मरतबा जो है वो मीडिया से एड्रेस किया और कई सियासी जमातों से हमने रब्ता भी किया। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और हमें ये पता है, और अगर हम हुकूमत में हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम सियासी जमातों को इंगेज करें। और अगर कोई एक ग्रुप या एक ग्रोह गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है, गलत तरीके से जाके लेजिस्लेशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। सियासी जमातों से बातचीत करने में पीपल्स पार्टी को ना पहले कभी एतराज़ था, ना आइंदा कभी एतराज़ होगा। लेकिन अगर कोई एक जमात जो है वो लिसानियत की बुनियाद पर नफरतें पैदा करने की कोशिश करेगी और कराची में दोबारा से खुरेजी पैदा करने की कोशिश करेगी, तो यकीनन फिर जाहिर है कि हमें उसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा जी गनी साहब, अब इस गर्मा गर्मी में एक बार फिर नए सूबे की आवाज़ भी उठी है। पीपल्स पार्टी का इस पर ऑब्वियसली बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है। क्या आज भी उसी पर आप कायम हैं कि नए सूबे का सवाल ही पैदा नहीं होता और ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, या कुछ लचक का मार्जिन रखा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि सूबा सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातें इस पे मुत्तफ़िक हैं कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हो या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो, सिवाय MQM के, जो कभी कभी ये शोशा छोड़ती है और खुद ही उससे पीछे हट जाती है। MQM ने भी आज तक सूबा बनाने का एक तरीक़ेकार जो आइन में दर्ज है उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। ये एक दिन ऐलान करते हैं, अगले दिन फिर उससे मुकर जाते हैं। तो ये एक पुरानी की रवायत है, अपने वोटर्स को एक माहौल उनके दिल में बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर पीछे हटते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ आपसे, कहते हैं कि पंजाब में पंजाब असम्बली ने 2 नए सूबों की करारदादें इत्तफाक़ राय से मंजूर की है। पंजाब असम्बली में जितनी जमातें थीं सब ने उसको सपोर्ट किया, चाहे वो नून लीग थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो कुछ और जमातें थी। तो वहाँ अगर सूबे की तमाम जमातें इस पर इत्तफाक करती हैं कि सूबे बनने चाहिए तो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन सूबा सिंध में अगर तमाम जमातें से इख्तलाफ करती हैं और एक बात पे खड़ी हैं कि सूबा नहीं बनना चाहिए, तो फिर नहीं बनना चाहिए। तो इससे मैं नहीं समझता कि जो आपने सवाल पूछा कि कोई मौक़िफ़ में नरमी आ जाएगी, तो किसी एक ग्रोह की जानिब से अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए नारा लगाएं और हम उसके पीछे चल पड़े, तो ऐसा नहीं हो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब हमसे बात करने का, और बड़े क्लियर टोन्स में गनी साहब ने बता दिया कि इनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। मज़हर अब्बास साहब इस बता सर उनकी गहरी नज़र रहती है, आपको पता है सिंध और कराची की सियासत के मामलात पर। मज़हर साहब, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है सूबे की, पार्लियामान में एज इन सूबाई असम्बली में अक्सरियत रखती है, अपोजिशन वैसे ही बड़ी कम है और जो है वो भी 6-8 जमातों में बटी हुई है, तो अपोजिशन की सख्त ज़ुबान होना समझ में आता है। लेकिन हुक्मरान जमात की हैसियत से इस तरह का रद्द अमल या इस तरह के बयानात जो आजकल हमें सुनने को मिल रहे हैं, डज़ इट मेक सेंस टू यू? क्या ख्याल है आपका? मुँह काला और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ असेंबली के अंदर की अपोजिशन इस बिल की मुखालिफ है, बल्कि असेंबली से बाहर भी जो अपोजिशन है वो भी इस बिल के मुखालिफ है। और वो जो अपोजिशन है वो सिर्फ उन जमातों की पे मुश्तमिल नहीं है कि जो अपोजिशन के इत्तेहादिये, इवन जो इंडिपेंडेंट अपोजिशन कर रहे हैं जैसे जमात इस्लामी है, पाक सरजमीन पार्टी है, वो भी इसके मुखालिफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिल में यकीनन कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी खराबियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय और ये ना भी हो तब भी मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और अफसोस हुआ जिस तरह की ज़बान वज़ीर आला सिंध ने इस्तेमाल की कि जी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, या जाहिल हैं, या अनपढ़ हैं। इस तरह की ज़बान कभी भी चाहे किसी तरफ से भी इस्तेमाल हो अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑफ द प्रोविंस
वो कभी भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। और मैंने माजी में मुराद अली शाह साहब को नहीं सुना इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते। तो कि ये कोई फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही कर रही है, कोई गुस्सा है तो किस चीज़ का गुस्सा है। फिर इसी तरीके से बिलावल भुट्टो की ज़बान जो है कि मुँह काला करने वाले, इस तरह की लैंग्वेज एक ऐसे सूबे में जो ऑलरेडी एथनिकली पोलराइज्ड है, उसमें हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ज़रा सा गलत जुमला जो है उसके कई मायने निकाल लिए जाते हैं और उसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हो। अच्छा जी, मज़हर साहब आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन ये अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये सिंध की हद तक ही है। लाहौर में बड़ा रिसेंटली आपने भी देखा है कि एक ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का जश्न मनाते हुए जरदारी साहब तो नवाज शरीफ को भी मुल्क दुश्मनी का ताना दे चुके हैं। तो मुल्क गिर सियासत में इतनी सख्त पोजीशन लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इनको? देखिए, जहाँ सख्त अपोजिशन लेनी चाहिए वहाँ तो सख्त अपोजिशन ली नहीं पीपल्स पार्टी ने, यानी अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ तो मुंतशिर नज़र आ रही है अपोजिशन, और बयानात और इस तरह के दिए जा रहे हैं कि जैसे बहुत ही तगड़ी अपोजिशन हमें सामने नज़र आ रही है। फिर अगर वो ना भी हो तब भी कम अज़ कम, वैसे तो किसी को भी नहीं, और कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को किसी को गद्दार कहने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है, पीपल्स पार्टी, उसमें ये इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को गद्दार कहें। और सियासत में हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट जिस तरह बांटे जाते हैं, उसकी माजी में मुखालफत भी पीपल्स पार्टी करती रही है और माजी में इसका शिकार भी होती रही है। तो ऐसे मौके पे जरदारी साहब का इतना हार्श स्टेटमेंट, माजी में ठीक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शदीद इख्तलाफात भी रहे, लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में मीसाक़ जमहूरियत भी हमने देखी, और मीसाक़ जमहूरियत पे पीपल्स पार्टी ने भी उसकी खिलाफ वर्जी की और बाद में नून लीग ने भी उसकी खिलाफ वर्जी की। तो कम से कम उसी का पास रख लिया जाए। राइट, मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनालिसिस अपना दिया। और वी कैन ओनली से चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहीं भी हो, सियासत में हो, कहीं और लीडरशिप पोजीशन में हो, अपोजिशन में हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स कम्स बैक टू बाइट यू एज वेल। जिस तरह की एक पूरी एक और बात वही है, हम भी यही कह रहे हैं कि जब जो असेंबली में मौजूद तमाम अपोजिशन की जमातें और असेंबली से बाहर मौजूद अपोजिशन की जमातें इस पर इतना सख्त मौक़िफ़ अपना रही हैं, तो सुननी चाहिए फिर अपोजिशन की तमाम जमातों को, बिकॉज यू नो दिस सिटी पर्टिकुलरली, इसमें बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले, बहुत सारी कौमियत के लोग रहते हैं, और यही इस शहर की खूबसूरती भी है। और इसीलिए इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, क्योंकि हर किस्म का ओनरशिप है, हर किस्म के बंदे की, और हर कौमियत, हर जगह से लोग आके, और उसकी कंट्रीब्यूशन भी है इस शहर की डेवलपमेंट में, इस शहर की तरक्की में। तो प्लीज़ उन्हें लेफ्ट आउट ना फील कराइए, सबकी बात सुनिए और फिर इस बिल पर नज़रसानी कीजिए। हम बारहा ये अपील करेंगे सिंध हुकूमत से, और अब हमने एटलीस्ट डायलॉग में एंगेज करें, उनकी रिजर्वेशंस को दूर करें। ये हो गया क्रिकेट की बात, क्रिकेट की बात। शादी की तस्वीरें दिखानी है कल वाली रात को ये जनाब, हाँ आगे चल के दिखाएंगे आपको। वो तो वैसे ही सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई है, लेकिन हम आपकी कमेंट्री भी सुनना चाह रहे हैं उस पे। हाँ, मेरी भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान की फतह का सिलसिला जारी है। दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान ने जनाब वेस्ट इंडीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 9 रन से हराकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल की और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। इनकेस यू हैव मिस्ड द मैच, तो हम आपको बता दें, इनकेस यू हैव मिस्ड द मैच, क्योंकि जीत ही जाएंगे तो वैसे ये बहुत ज्यादा अब ये तासुर होना स्टार्ट हो गया, जीत ही जाएंगे तो एंड में ही देख लेंगे। हाँ, लेकिन मुझे इस चीज से डर लगता है कि मतलब ये तो पकड़ होने वाली बात है ना, कि इतने इत्मीनान से बैठ जाओ। इनिंग्स का आगाज हुआ तो कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए, 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन पता है क्या अच्छा है कि हमारे तमाम रिलायंस रिजवान और बाबर पर होता था ना, वो जरा अब रिलायंस खत्म हो रहा है, उसके बाद भी हम मैचेस जीत रहे हैं। बड़ी आपने वैसे अच्छी बात की है, बिकॉज कल व्हेन वी वर वाचिंग और ये हुआ तो आई वाज आल्सो ओके विद बाबर बीइंग आउट, इन द सेंस कि माशाल्लाह दिस शोज यू कि द रेस्ट ऑफ द टीम इज वेरी स्ट्रांग एज वेल, कि आप टोटली किसी वन रिजवान ने 38 बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 19 गेंदों पर 32 रन की शानदार इनिंग खेली। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली ने 4 चौकों की मदद के साथ 31 रन बनाए और पाकिस्तान के 173 रन के हदफ के जवाब में वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने इस बार बेहतर खेल का मुजाहरा किया। लेकिन फिर से पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं उनका जादू चल गया और 20 ओवर्स में 163 पर पूरी टीम ये आउट हो गई। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जितना
आसान हरीफ हम समझ रहे थे वेस्ट इंडीज़ को, कल के मैच में उतना आसान है नहीं, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मैच। बहुत मज़ेदार हो गया, और अगर पोलार्ड जख्मी नहीं होते, ये जो उनके कप्तान थे उनकी जगह पूरम कर रहे हैं कप्तानी, अगर पोलार्ड अनफिट नहीं होते तो कल फिनिशिंग टच वो दे सकते थे। बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया था मैच, और वो 2 लड़के जो उनके नहीं आए उन्होंने विड्रॉ किया इस सीरीज से, आंद्रे रसल और लिंडल सिमंस। तो वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी होती और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती थी। मगर एक चीज़ कल की, मैं दूसरी किसी और चीज़ की तारीफ करूंगा। कल पाकिस्तान की टीम की जो फील्डिंग थी वो स्टैंडिंग थी, जो कैचेस उन्होंने, सुपर कैचेस, और जो अच्छी चीज़ मुझे नजर आई वो कमिटमेंट लड़कों का फील्ड के अंदर। अगर आप देखें तो की फील्डिंग के आपने देखा मुजाहिरा, फिर और भी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस थी फील्डिंग में। हारिस रऊफ और नासिफ थे। हाँ, और दूसरी चीज ये जो कमिटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो डाय मार के रोक रहे थे आखिरी के अंदर, आसिफ ने हिप्स के ऊपर गेंद खाई मगर जाने नहीं, मतलब ये कमिट जबरदस्त थी। ये जो पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आई वो कल के इस फील्ड में नजर आई। बाकी जो बात आपने की बैटिंग की, देखें मैं क्या कह रहा था कि रिजवान को नीचे ले आओ ताकि हमारे लड़कों में पोटेंशियल नजर आए। तो कल जो है हैदर ने भी दोबारा दिखाया उसमें पोटेंशियल है, इफ्तिखार आया। अब इन लड़कों को हमें और कॉन्फिडेंस देना है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना चेंज करें भाई, वो भूल जाए आपके डीएनए में नहीं, तो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलना ही नहीं चाहते, आप छोड़ दें उनको, आप उनको ऊपर भेज दें। बाबर और रिजवान जो कि कंप्लीट फेल हो, एक तो फेल हो रहा है, चलो बाबर को ऊपर छोड़ दो, रिजवान को नीचे ले आओ ताकि इन लड़कों और कॉन्फिडेंस मिले। ये पाकिस्तान टीम के है। तो कल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी तरह अब जीत गए। अब देखते हैं कि आखिरी मैच में क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अभी सिकंदर होनी है, जिसका स्केड्यूल जो है वो आ गया, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तो नेक्स्ट ईयर मार्च में ये होंगे और उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान की विमेंस टीम का भी मैच होगा ऑन द 6th of March। तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्योंकि हमारी इतनी अटेंशन होती है इंडिया पाकिस्तान मैच की, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स जब विमेंस टीम्स की आपस आमने सामने होंगी। बार में पढ़ रहा था और में पढ़ा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह, मैं समझा शायद हमारे से दोबारा मैच होने वाला है, पता लगा खवातीन का है। अब हमारी खवातीन की टीम अभी थोड़ी सी वीक चल रही है, वी हैव टू, मतलब एक उसको इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत आनी है, तो दोबारा होना है। मगर एक सवाल है मेरा आईसीसी के साथ, आईसीसी अपने मकासद के लिए, यानी कि उनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पैसे बनते हैं तो वो मैच ज़रूर होते हैं इसलिए कि उसमें पैसा बनता है। मगर जब पाकिस्तान का फ्यूचर जो टूर प्रोग्राम कहलाता है वो जो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज पाकिस्तान में होनी होती है या पाकिस्तान जिससे पैसे बना सकता है वो होने नहीं, यानी कि उधर भी तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और उनको फोर्स करे। हम तो होते हैं हमेशा खेलने के लिए, भारत नहीं तैयार होता कि भाई आप आए खेलें पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो पैसे बनाता है, वहाँ कभी नहीं वो करता। मगर आईसीसी के सारे टूर्नामेंट आप देखें उसमें भारत जरूर खेलता है आकर पाकिस्तान से, इसलिए कि उसमें आईसीसी के पैसे बनते हैं। तो हर एक अपने अपने मकसद के लिए गेम खेल रहा है, कोई दूसरे का लुक आफ्टर नहीं कर रहा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, बहुत शुक्रिया। ये खेलने से इनकार भी कर देते हैं और खेलने के लिए राजी भी हो जाते हैं, और ज़्यादातर बीसीसीआई के मफादात जो हैं वो माली मफादात से जुड़े हैं। कैन आई ऑल्सो जस्ट पॉइंट आउट हेयर कि ये पाकिस्तान की इस वक्त इस साल की T20 में रिकॉर्ड जीत 19th विन थी ये, और इंशाल्लाह अगर अगला भी हम जीत जाते हैं, अगर मगर की बात नहीं है, जीत जाएंगे तो 20 हो जाएंगी। सो वी हैव बीन डूइंग रादर वेल दिस ईयर, सो वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा जी, आप ज़रा हमें ट्वीट करके बताइए कि आपके बच्चों के स्कूल में विंटर वेकेशंस या विंटर ब्रेक का ऐलान किस तारीख से किया जा रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ 15th 16th as in from tomorrow onwards, from tomorrow till first तो वीकेंड चल रहा है, इसलिए 3rd 4th है। हाँ, 3rd है। तो आपको ये बता दें, अब्दुल्ला ने तो खैर बता ही दिया, मुल्क भर में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कब होंगी, वफाकी और सूबाई सेक्टर्स जो हैं वो सेक्रेटरीज जो हैं वो इत्तफाक हो गया है उनका। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, सर्दियों की छुट्टियां
25 दिसंबर से 4 जनवरी तक करने पर वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज तालीम का इत्तफाक हो गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि छुट्टियों के हतमी नोटिफिकेशन जो है वो मुताल्लिका हुकूमतें जो हैं जारी करेंगी। सो 25 आपके तो फिर यानी स्कूल में बच्चों की ज़्यादा हो गई, बहुत ही प्री स्कूल है ना, छोटे बच्चे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल और कॉलेज में 2.5 माह की तातीलात का आज से आगाज़ है, क्योंकि आपको पता है उनकी तो सर्दियों में जिस तरह समर वेकेशन होती है बाकी सूबों में, तो बलोचिस्तान में सर्दियों की विंटर बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अच्छा जी, 28 फरवरी तक छुट्टियां उन्हें दी गई हैं। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 22 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। आज़न डिवीज़न कर दिया गया है। जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर कम छुट्टियां होंगी। जो इंतहाई सर्द इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पर 2-2.5 माह की छुट्टियाँ होंगी। सो आप हमें बताइए कि आपके स्कूल, आपके बच्चों के स्कूल जो हैं वो कब से बंद हो रहे हैं और कब तक बंद हो रहे हैं, और आपका क्या प्लान है इसमें? प्लान क्या, वैसे ही कहीं जाना आना है, नहीं जाना आना? हाँ, वैसे तो ये मौसम और मौका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप पंजाब में हैं तो वो धुंध को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लीज़ मूव कीजिएगा। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और 100 बेसिस पॉइंट्स के हवाले से आपको बताएं, 100 बेसिस पॉइंट्स के साथ शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शरह सूद जो है वो 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई है। और तवक्को भी कुछ यही थी, लेकिन मईशत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं। शरह सूद पे इस इजाफे की वजह से महंगाई पर काबू पाना, सर्टनली देखें क्या इफेक्ट होता है, लेकिन महंगाई पर काबू पाना इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन इस कोशिश से कारोबारी सरगर्मी और माशी तरक्की की शरह बहरहाल मुतासर हो सकती है। डॉलर की कदर में इजाफा भी जारी है और ये चलता ही रहेगा। वी शुड नो दिस वेरी वेल। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 180 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने के इशारे दे रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये की कमी की खबरें भी गर्म थीं। लेकिन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि आलमी मार्केट में अभी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें इतनी भी कम नहीं हुई हैं कि मुल्क में इसके असरात आएँ। सो बहुत से लोग इस बात पर जश्न मना रहे थे या ऑलरेडी खुश हो रहे थे कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 11 रुपये कमी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अपेरेंटली अब तक तो ये लग रहा है कि नहीं होगा। अगले चंद बरसों में गैस खत्म होने का भी इंदिया दे दिया गया है। सो वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई थिंक प्रिपेयर फॉर व्हाट, क्या करें? मतलब वो इग्लूस की जो आप बात करते हैं वहाँ रहना शुरू कर दें, और बिजली इतनी महंगी है कि बिजली अफोर्ड नहीं की जा सकती। खैर, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है सुन लीजिए। हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है, और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और ख़ुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में चूँकि कम हो रही हैं और आज कैबिनेट में भी मामला मेरे बेस्ट आया गया, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और कम हो। ऐसे स्टेटमेंट सुन के ना मतलब अजीब किस्म की एक कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि हुकूमत ने बर वक्त अपनी तरजीहात बदल ली होती तो अब आवाम को आदतें बदलने का मशवरा ना दे रहे होते। तो ये भी सोचने वाली बात है। इंकशाफ हुआ है कि गैस खत्म हो जाएगी, मतलब कि क्या करना है? अभी बता दें कि रोज़ और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। आवाम पर महंगाई का बोझ वुज़रा जो है वो तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है। बयानात से यही लग रहा है कि हुकूमत के महंगाई पर जल्द काबू पाने के कोई प्लान्स नहीं है। Actually, they're kind of clueless. अच्छा, पता है क्या, जब इस तरह के बयानात होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। लिटरली आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त, क्योंकि ये भी पता होता है कि मुतासर होने से बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ये भी पता होता है कि जो ये बयान दे रहे हैं वो मुतासर नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं मुतासर, और मुतासर मेरे और आपके जैसे और गरीब और मुतवसत तबका और अपर मिडिल क्लास भी इवन हो रहा है। रियाज आंडी इज़ विद अस। रियाज, बताइएगा ओवरऑल क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कराची में मौजूद हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी हब भी है। अब ये शरह सूद जो बड़ी है, इस पर कारोबारी बरादरी का क्या मौक़िफ़ है? क्या मिला जुला रद्द अमल है, या फिर लोग कह रहे हैं कि हाँ ये करना नागुज़ीर था, या फिर सभी को रिजर्वेशंस हैं?
इसके अंदर जो फेडरेशन है उसकी बड़ी अच्छी उनकी तरफ से जो सजेशन थी वो आई थी। उनकी स्टीयरिंग कमेटी है, उसको एक साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस उसको यूनुस डागा, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा इसको बढ़ाना जो है वो बिल्कुल गलत काम होगा, ना बढ़ाया जाए। जो भी शरह सूद था 8.75 उसे बरकरार रखा जाए। तो उनकी तरफ से तो बहुत क्लियर था। बहुत सारे मसाइल हैं ना, उनके पास गैस है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, इंटरनेशनल जो सप्लाई के हालात है वो बहुत मुश्किल हालात है। वैसे में आपने उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको भी बढ़ा दिया। तो बहरहाल उनकी तरफ से ये एक गिला तो है डेफिनेटली, लेकिन स्टेट बैंक कर ही ये रहा है कि इस डिमांड को वो कम कर रहा है। हम भी जो है इंसेंटिव होगा कि आप बैंक में जाके पैसा रखें बजाय खर्च करने के। तो इससे ये साल सब कुछ होगा और इससे डिमांड जो है वो थोड़ी सी उसको नीचे करने की कोशिश हो रही है। वजह उसकी ये है कि हम जो मुल्क हैं हम चलते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, और इंपोर्ट्स महंगी हो रही है जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा है। तो यस, ये सारी चीज़ें एक के साथ लिंक करती है। एंड इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो स्टेट बैंक के पास टूल है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का। उन्होंने पैसे को ज़रा ताकत दी है। इसको यूँ समझें कि करंट अकाउंट की वजह से जो डॉलर वीक हो रहा था, रुपया वीक हो रहा था, शरह सूद बढ़ाकर उसको थोड़ी सी ताकत दी गई है। तो ये क्यों ऐसा लगता है कि ये जब भी थोड़ी सी ताकत देने की कोशिश की जाती है हमारा रुपया उसके बावजूद भी वो ताकत उठाता नहीं है, लेकिन या फिर उसकी रगों में वो खून की रवानी आती नहीं है, क्योंकि डॉलर ओपन मार्केट में आपको पता है 180 एंड अबव ट्रेड होता रहा। और इससे पहले भी सऊदी इमदाद की बात की जा रही थी कि उससे डॉलर की कदर बेहतर, वो रुपए की कदर बेहतर होगी। सऊदी इमदाद से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो डॉलर तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि ऊपर ही जाएगा। अब्दुल्ला, हम पढ़ते थे कि मैनेजमेंट में देयर आर 2 रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, अगर बॉस गलत है तो रूल नंबर 1 को देखें। तो यहाँ भी यही हो रहा है, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपको डिमांड को मैनेज करें। आपका मसला ही सप्लाई के अंदर है। देखिए, ये हमारी सिचुएशन एक्चुअली है क्या, हम एक मईशत है जिसके अंदर इकनॉमी चलती है हमारी, एक नेचुरल, इतने सारे लोग हैं वो डेफिनेटली नेचुरली ग्रो करेंगे। अब उसको पैसा जो है ना उसके लिए खून है, अब वो खून की सप्लाई हम कर्ज की सूरत में कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होते हैं। क्या कोई और मॉडल हो सकता है? क्या शराकत में ये पैसा हो सकता है? ये क्वेश्चन है जिसको हल होना चाहिए। फिर जो आप गिला कर रहे हैं या जिसकी निशानदेही कर रहे हैं वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, टोटली ऑफ द टॉपिक मैं पूछ तो लूँ। हम आपको देख रहे हैं, आपने एक स्लीवलेस स्वेटर टाइप भी पहना हुआ है, एंड वी नो यू आर इन कराची ऑन द स्ट्रीट्स। मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, लवली मौसम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नैरोबी गया था तो बिल्कुल वैसा ही मौसम लग रहा है कि ऐसा है कि जैसे एसी चल रहा हो। हाँ, बस वो पीछे नैरोबी वाले हालात नहीं हमें नजर आ रहे हैं। और दो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रियाज एंडी फॉर बीइंग विद अस। तो ये बाय द वे जो ये ठंड वाली बात कर रहे थे ना, ये चिल फैक्टर इन द हवा है। कराची में एज सच इस तरह ठंड नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो काफ़ी ठंडी अच्छा जी। लाहौर में चूँकि धुंध का राज, आज सुबह से ही आपको हमने बता दिया था कि शदीद फॉग है, शदीद तरीन फॉग है। और अभी क्या बताया जा रहा है कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर टॉप्स अगेन। ओ, ये तो ताली की बात ही नहीं है। ये वो लिस्ट है जिसमें हमने टॉप नहीं करना, लेकिन हम टॉप आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सर फहरिस्त है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने विजुअल देखे थे और मुझे उम्मीद थी कि शायद स्मॉग ना हो, ये फॉग ही हो, लेकिन ये स्मॉग ही है। देख लें, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, इफ़ यू आर नॉट इन लाहौर तो देख लें, ये सिचुएशन चल रही है। और साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको बता रहे हैं, तो लाहौर नंबर 1, काबुल नंबर 2 एंड दिल्ली नंबर 3। और बिल्कुल मतलब ये रीजन तो आपने देख ही लिया, हमारे ही खित्ते की बात हो रही है। अच्छा, कराची 8वें नंबर पे, कराची इज़ वेरी मच देयर एज वेल। तो टॉप 10 में तो हमने आना, नॉट अ लिस्ट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वंस अगेन। एनीवे, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। मॉर्निंग।
रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम तो बना रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अच्छा रिकॉर्ड है, ऐसे रिकॉर्ड बनते रहे हमें अच्छा लगता है। तो पाकिस्तान ने जी ड्राइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट यानी ड्राइव इन सिनेमा सुना हुआ है, दिस इज ड्राइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट में सबसे ज्यादा गाड़ियां जमा करके म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने का आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है। अपनी गाड़ी में बैठ के कौन से वाले बिलाल खान? बिलाल सईद? बिलाल पता नहीं। खैर इससे ज़्यादा खैर बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो चलती भी रहीं। ड्राइव इन म्यूज़िक कॉन्सर्ट का रिकॉर्ड 999 कारों के साथ बनाया गया था, लेकिन हमने तो 1600 समथिंग गाड़ियाँ ही रखती हैं इसमें। अच्छा, साथ ही हम आपको एक और चीज़ बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वैसे, पाकिस्तानी बॉक्सर्स का एशियन टाइटल मेला जो है आज दुबई में सजेगा। ओके, तो ये दुबई में हो रहा है और आपको बताएं कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर और साबिक कप्तान पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम आसिफ हजारा रिंग में उतरेंगे। उस्मान वजीर अपने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल का दिफा जो है वो करेंगे और We wish him very best of luck. अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मेरा ख्याल है वो टाइम आ गया। एक और बात है, कोविड से डराना वो भी होता आप है। जमा करें फिगर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी कंपनी है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पाकिस्तान भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। स्टारलिंक के वक्त ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक से मुलाकात किया और वफाकी वजीर का कहना था कि मंसूबे से न सिर्फ उन इलाकों को फ़ायदा होगा जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है और या बल्कि ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो भी मुल्क भर में बढ़ जाएगी और 40,000 स्कूल और कारोबारी इदारों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उनको मुफ्त तो होगा ये, पता नहीं क्या होगा इसकी डिटेल तो आई डोंट नो, बट यू नो द ग्लोबल कंपनीज बिग नेम्स आर कमिंग टू पाकिस्तान एंड टू बिजनेस। इट इज इंडीड अ गुड न्यूज़। वैसे बाय द वे स्मार्टफोन के अब इतने फ़ायदे हैं, समथिंग दैट आई हैव डन एट माय प्लेस, आई डोंट नो हाउ पीपल वुड फील अबाउट इट, लेकिन जो मेरा स्टाफ है, पुराना स्टाफ, दे वर्क विद मी एट होम, मैंने उनको भी अब जो पासवर्ड्स हैं वो दिए, बिकॉज अब तो बड़ी ज़रूरत होगी। लिटरली कुक को भी मैंने तो पासवर्ड दे दिया, बिकॉज इफ़ यू आर कुकिंग एंड यू वांट टू सी सम रेसिपीज या इतनी नई चीज़ें और होती हैं, तो हम जब फ़ायदा उठा रहे होते हैं तो वो क्यों ना फ़ायदा उठाएं। You mean the Wi-Fi password? Wi-Fi password की मैं बात कर रही हूँ। In the vicinity of home can a lot of people don't share that, although वो शेयर कर भी लें तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बल्कि अच्छी चीज़ें बताएं। ये चिंदी चोरियां नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हाँ वाई बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ही देते। वैसे अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप जो है ना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड नहीं मांगने चाहिए। इट लुक्स वेरी ऑड। अगर आपको शौक है ना इतने, तो फिर खर्च लें थोड़े से पैसे, बहुत महंगा नहीं है। आई एम शेयरिंग विद माय फ्रेंड। नहीं, या तो फिर सब्र करें। नहीं, तो आई एम शेयरिंग विद माय फ्रेंड एंड यू मेड मी फील सो बैड अबाउट इट। अब्दुल्ला, आपसे बहुत दोस्तों ने मांगा है ना, तो आप उनको यहाँ जवाब दे रहे हैं ना बैठ के। मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, बात जो है ना उसके बाद कभी वो चेंज हो जाए या कभी कुछ हो जाए तो अब मैसेज ही भूल भाई, मुझे खुद नहीं याद, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं तो मैसेज भी कर देती हूँ अपनी सहेली को कि तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया, ये क्या किया। ओह वेल। अच्छा, और उनमें से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप ये भी कोई खास सलाम दुआ भी नहीं रहेगी। ये आप जो दोस्त देख रहे हैं ना, लेकिन आपका जो है ना बस वो चला रहे हैं। अब्दुल्ला, अभी 2 सेकंड में नाम लेंगे कौन से दोस्त के अकाउंट, लेकिन मैं इतना अच्छा आदमी हूँ कि मैं जो हूँ उनके अकाउंट्स में जाके नहीं उनको स्टॉक करता कि वो क्या देख रहे हैं। भाई कोई अच्छा आदमी ने, आपने शेयर ही नहीं किया तो आपने क्या स्टॉक करना है। एनीवे, ही विल कैच यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। Welcome back. Good morning once again. क्या हाल है? प्लीज लेट मी गिव द कोविड फिगर्स, वरना फिर लोग समझेंगे कि कोई खतरा ही नहीं है। अभी भी है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब तक ये बिल्कुल जीरो खत्म नहीं हो जाएगा ना, तो खतरा समझें कि ये रहता है, बिकॉज इट इज देयर, फैल सकता है। थोड़ा इच कर रहा है कल से। उधर देखिए, मैंने आपको बताया था ना, लेकिन मैंने मूंगफली खाई और उसके ऊपर मैंने फिर पानी पी लिया। तो कहते ही हैं कि मूंगफली के ऊपर जब आप पानी पी लें तो गले में थोड़ी सी खराश आ जाती है। So let's see क्या होता है। Nothing like that has ever happened. I'll gargle today and let's find out क्या ये वही बात है कि वो मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए ना। नहीं, मूंगफली वाली सही बात है भाई, because you know मूंगफली में oil, you know any dry fruit contains oil. So what are you supposed to have after मूंगफली? I mean you have to wash it down. So क्या जूस पी लें? नहीं, कुछ पीना ही नहीं है। सब्र कर लेना थोड़ी देर। मूंगफली ना खाएं, मैं तो कहती हूँ। मूंगफली क्यों ना खाएं? गरम खाएं मूंगफली भुनी हुई,
रेडी से ली हुई, इतने मज़े की लगती है। होती बहुत मज़े की है। कोविड फिगर्स 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, पूरे आपको बता रहे हैं। नए केसेस हैं 370 नए केसेस हैं और पॉजिटिविटी रेट है 0.82%, कम है, 1 से नीचे है। और अमवात की बात हो ड्यू टू कोविड पिछले 24 घंटों में 4, दैट इज स्टिल 1 इज़ ऑल्सो टू मच बाय द वे। तो ये तो 4 हो चुकी हैं। ओमिक्रॉन का भी एक ख़तरा है। मास्क पहने प्लीज़, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। शादियों का वैसे तो सीज़न चल रहा है, लेकिन तैयार होकर चले जाएं, मास्क पहन के चले जाएं। अब इतना भी क्या हो गया, मैचिंग बनवा लें। वी आर ओवर दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। और अब ज़रा हम एक और बात पे आ जाते हैं। ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला नज़दीक आ चुका है। 19 सितंबर को 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। और इन इंतखाबात में तमाम नशिस्तों के लिए 37,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3,905 ख़वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन वोटर्स की इंतखाबात में शमूलियत अक्सर नाकाफ़ी नज़र आती रही है। माजी में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में ख़वातीन वोटर्स की शरह 0 भी रही है, यानी 0 कहीं आई नहीं। ये बहुत पुरानी है। वैसे हम बात करें 2018 के आम इंतखाबात में भी खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में ख़वातीन वोटर्स का टर्नआउट ना होने के बराबर था। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 50% से ज़ायद है। खासी तशवीशनाक किसी सूरत हाल है। वैसे मीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की। मीना साहिबा बताइएगा, क्या आपके हक़ाइक़ और आपकी रिसर्च बताती है, अब ज़ाहिर है कि विद एवरी पासिंग ईयर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तालीम भी थोड़ी आ रही होगी, शऊर भी ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि चीज़ें स्टैग्नेंट ही हैं। अब भी आज के 2021 या 20 में भी हम ये फिगर्स दे रहे हैं, तो नथिंग हैज़ चेंज्ड अपैरेंटली। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हमारे पेशावर ऑफिस की कोलीग ने एक वो पोस्टर डाला था जो वहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें सारे मेल कैंडिडेट्स की तस्वीर थी और जो एक फीमेल कैंडिडेट थी उसकी तस्वीर गायब थी। क्योंकि मतलब औरतों की विजिबिलिटी जो है वो आज भी उतना ही मसला है जितना कुछ साल पहले थी। हालांकि जैसे आपने कहा इतना काम हो रहा है, तालीम आम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा जो है वो पीछे भी जा रहा है। जो यानी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। मैं अब उसकी मिसालें नहीं देना चाहूँगी जितने खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं। ये एक दोहरा हमारे रवैया चल रहा है। तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वो हमारे जैसे लोग जमहूरियत की बात करते हैं, हर वक्त जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंतहा पसंदी भी चल रही है। तो जब तक हम एक पढ़ा लिखा, टॉलरेंट और रोशन ख्याल माशरा नहीं तश्कील देंगे तो ये जमहूरी रवैये कैसे पनप सकेंगे। तो उसी के लिए आपको और हमें सिविल सोसाइटी सबको कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का सवाल है, ये तो हमारे दिल के बहुत ही करीब इशू है, क्योंकि जमहूरियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि ये जो तीसरा टियर है गवर्नमेंट का, यानी एक तो देखिए ना फेडरल है, दूसरा सूबाई है, तो तीसरा तो लोकल गवर्नमेंट है। अगर लोकल जमहूरियत अधूरी है, अगर जमहूरियत होंगी, औरतों के वोट नहीं होंगे तो फिर वो तो जमहूरियत होगी ना, वो तो पूरी जमहूरियत होगी नहीं। तो इसलिए औरतों का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और लोकल गवर्नमेंट के लिए हम इसलिए भी मतलब बात करते हैं कि जो हमारे मकामी मसाइल है, जो हमारे मोहल्ले के मसाइल हैं, जो हमारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें काउंसलर सामने हो तो हम जाके उससे बिल्कुल और यही बात है जो आपसे पूछना भी चाहते हैं कि ये किस तरह सेंसिटाइज किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए ख़वातीन में ख़ास तौर पे कि लोकल बॉडी जब इलेक्शंस होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात जब होते हैं तो वो लिटरली आपके लिए होते हैं। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप किसी मसले के हल में भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि आपने वोट ही नहीं किया। तो दिस आपने एज ए कैंडिडेट भी हिस्सा नहीं लिया। मतलब ये चीज़ तो लिटरली ख़वातीन जो है ये अपने हाथों में ले सकती हैं कि अगर वो इसमें इंटरेस्ट लें तो बहुत सी चीज़ें बेहतरी के लिए बदल सकती हैं। अब ये अवेयरनेस कैसे दी जाए? ये तो हम हर इलेक्शन से पहले हम लोग इलेक्शन कैंपेन्स चलाते। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, कोई ये 1-2 अशरे पहले की बात है, जब ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो फीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिल रही थी। तो आप यकीन करेंगे जो बलूचिस्तान में औरत फाउंडेशन का ऑफिस था, हमारे स्टाफ से कहा गया कि आप बेशक नौकरी छोड़ दें और आप जाके इलेक्शन लड़ें।
तो हमारी एक कोलीग जो है वो काउंसलर बनी थी क्वेटा से, और उन्होंने जाहिर है फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन हम ये इस हद तक हम कुर्बानी देते हैं कि हम अपनी टीम को भी मतलब अपने से जस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। जी, जस्ट टू ब्रिंग अ चेंज, बिल्कुल। अच्छा, खास तौर पे अब अगर हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो रजिस्टर्ड वोटर्स अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा है विमेन वोटर्स। अब रजिस्ट्रेशन तक तो बात आ गई, रजिस्टर तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, लेकिन अभी भी वो माइंडसेट की बात है। ऑल्दो कैंपेनिंग के दौरान जब बात हो रही होती है, जो वादे हो रहे होते हैं, उनका बहुत लेना देना उन इलाकों और उन चीज़ों से होता है जो खवातीन ही जिस पे नजर रखती हैं और उन्हीं का काम होता है, तो खवातीन को ये बात पहुंचती नहीं है। एक पॉइंट इसमें अगर ऐड कर दें, इसमें तमाम सियासी जमातें हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती हैं वो भी, और जो अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बरमला कहती हैं वो भी, सभी इस मामले में एक ही पेज पे नजर आते हैं, पर्टिकुलरली केपी में। हमें जी बिल्कुल, ये जनरल इलेक्शन में हमने इस बात को बहुत उठाया था, बल्कि सिविल सोसाइटी अदालत में भी गई थी, और इलेक्शन कमीशन भी अब ये कानून बना चुका है कि अगर औरतों के वोट एक मखसूस हद से कम होंगे तो उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। अगर आप औरतों को बाहर नहीं निकलने देंगे तो अब इलेक्शन कमीशन ही आपके उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा। तो ये मतलब दबाव या प्रेशर तो हर तरफ से, ये सिविल सोसाइटी की तरफ से भी है, इलेक्शन कमीशन के कानून बन चुके हैं, लेकिन वही आपकी बात कि वो माइंडसेट और मेंटालिटी को बदलने में पता नहीं कितना टाइम चाहिए। देखिए, हम तो बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए ये बातें कर करके, लेकिन आप देख ले जो सूरत हाल है आपके सामने, मायूस नहीं है। बड़ी बात है कि आप लोग मायूस नहीं हैं, क्योंकि ये इट्स चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम लेवल एज वेल कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, इतना कुछ देखने के बावजूद अभी भी अगर आप फैसला अपने हाथों में ये चीज़ें ना लें तो अफसोस की बात है, क्योंकि ये लिटरली आप ही के लिए, ये बल्दियाती इंतखाबात वगैरह में सबसे फ़ायदा तो ख़वातीन को ही हो। अगर हमें कोई उनको पता हो, अगर हमें ख़वातीन सुन रही हैं और होपफुली हमारी गुफ्तगू से किसी की समझ में कोई बात आई हो और वो सोचें कि जनाब अगली दफ़ा जब भी मौका मिलेगा मैं अपना वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करूंगी या फिर इंतखाबी अमल में हिस्सा लूंगी, तो हम तो अपना काम, या महनाज साहिबा जैसे लोग अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हम करते रहेंगे। शुक्रिया महनाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया महनाज रहमान साहिबा फॉर बीइंग विद अस। बड़ा ही चैलेंजिंग और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग ये बात हो जाती है। ब्रेक के बाद मिलें जी। विमेन नीड अ चेंज, दे नीड टू वोट फॉर इट, तो ये बॉटम लाइन है। वेलकम बैक। और ख़बर ये है कि एफपीआर ने प्रॉपर्टी की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक रोक दिया है, और 1 दिसंबर को एफपीआर ने कराची समेत मुल्क के 40 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर की जानिब से शदीद रद्द अमल के बाद एफपीआर ने फ़िलहाल प्रॉपर्टी कीमतें बढ़ाने की कार्रवाई जो है वो रोक दी है। रियल इस्टेट सेक्टर से मुशावरत के लिए वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियाँ भी कायम करने का हुक्म दिया गया है, और 10 जनवरी तक वैल्यूएशन कमेटियाँ जो हैं, वो कमेटीज़ जो हैं वो प्रॉपर्टी की कीमतों पर अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगी। रिव्यू के बाद वैल्यूएशन कमेटीज़ की सिफारिशात 15 जनवरी तक जारी कर दी जाएंगी, मगर ये तो तय है कि इजाफा बड़ा ही होगा, तो कोई चीज़ लगता है कि कम नहीं होने वाली, ज़्यादा होगी, और इसके रियल इस्टेट सेक्टर पर क्या असरात पड़ेंगे ये तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। अच्छा, इसी पे हम बात करते हैं। मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पंजाब से। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, या बुनियादी एतराज़ात से अगर हम बात शुरू कर लें तो बुनियादी एतराज़ात क्या हैं, और क्या आप लोगों से बात नहीं की गई थी इस सिलसिले में पहले? एहसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिल्कुल आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं इसके ऊपर। एफपीआर वैल्यूएशन इन्होंने की 1 साइड की विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक सबसे पहली हमारी रिजर्वेशन ये थी। दूसरी हमारी रिजर्वेशन ये थी कि आपको ऐसी क्या क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि आपको एंड ऑफ द ईयर आपको वैल्यूएशन बढ़ानी पड़ रही है, जबकि ये जो वैल्यूएशन है ये आपको फाइनेंशियल ईयर के साथ लिंक करनी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में डीसी रेट्स हैं जिनकी तैयारी मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है, जून तक वो फाइनलाइज होते हैं और उसके बाद 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाते हैं। दूसरा हमारा एक और पॉइंट ये है कि एफबीआर वैल्यूएशन पूरे
पाकिस्तान में टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट्स पे एप्लीकेबल है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 135 इजला हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इस्लामाबाद जो है कैपिटल टेरिटरी उसको भी। तो आप अगर 39 डिस्ट्रिक्ट्स पे वैल्यूएशन कर रहे हैं और बाकी जगहों पे डीसी रेट के ऊपर आप एडवांस टैक्स और गेन टैक्सेस ले रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो आप ये एफबीआर वैल्यूएशन का सिस्टम पाकिस्तान से ख़त्म करके इस कंफ्यूजन को दूर कर दें, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई कस्टमर आता है वो भी गवर्नमेंट का भी मजाक उड़ाता है और हम रियल्टर्स का भी उड़ाता है कि एक ही प्रॉपर्टी है जिसका मार्केट रेट डिफरेंट है, जिसका डीसी रेट और है, जिसका एफबीआर कोई और एवैल्यूएशन कर रहा है, जिसका कंटोनमेंट बोर्ड कोई और एवैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स लेगा गालिबन, यही बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो मलिक साहब ये बताइए कि आपकी बात हुई है मुशीर खजाना या उनके किसी नुमाइंदे से? क्योंकि अगर हम आपकी जनरली बात सुने तो इट मेक सेंस, बट अब आपने उनसे पूछा कि जनाब अचानक से क्या बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको जल्दी हुई, क्या प्रेशर्स हैं या क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा है क्या? हमने लास्ट टाइम अब्दुल्ला साहब मैंने ये केस प्लीड किया था, पटिशन दायर की थी चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना में, तो वहाँ पे चेयरमैन एफबीआर साहब भी मौजूद थे और बाकी सेनेटर साहबान भी मौजूद थे। तो वहाँ पे जो चेयरमैन एफबीआर साहब ने बताया कि एक तो आईएमएफ का प्रेशर है और दूसरा हमने ये जो वैल्यूएशन की है इसमें सबसे बड़ा कंसर्न हमारा रेवेन्यू जनरेशन का है। तो हमने उनको बताया कि सर बात ये तो कंसल्ट भी, और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर आईएमएफ का इतना ही प्रेशर है तो आप लोगों को ऑन बोर्ड करके वैल्यूएशन करते, जिस फिर उनको मजबूरन ये जो एसआर 10 दिसंबर की रात को 9 बजे इन्होंने अपलोड किया था वो 7 को इन्हें वापस लेना पड़ा। अच्छा, अब ये दोबारा से आपके स्टेक होल्डर्स को अगर एतमाद में लेके एवैल्यूएशन करनी होगी, सर्टनली एवैल्यूएशन पहले से ज़्यादा ही होगी, क्या लगता है आपको मार्केट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे इससे? अगर वैल्यूएशन रियलिस्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और अगर एग्जैजरेटेड वैल्यूएशन करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर ख़जाना साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये बहस हमने छेड़ ही दी है मुल्क में तो खुदारा आप एक चीज़ को सीधा कर लें, ये क्रेडिट रियल एस्टेट सेक्टर को चलाने का, इसमें बेहतरी लाने का आपकी पूरी टीम इसका क्रेडिट लेती है, तो आप इसको एक ही दफ़ा वंस फॉर ऑल मुल्क से ये कंफ्यूजन दूर करें। सिर्फ 2 रेट होने चाहिए, वन इज मार्केट रेट एंड सेकंड इज ऑफिशियल रेट विच कुड बी अ डीसी रेट। मतलब ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड अपने टैक्स अलहदा वैल्यूएशन करके ले रहे हैं, एफबीआर एक अलग ले रहा है, डीसी रेट अलग ले रहे हैं, और चेयरमैन एफबीआर ने सेनेट की कायमा कमेटी में ये चीज़ एडमिट की है कि हमारे पास ना तो मैकेनिज्म है वैल्यूएशन का, ना रिसोर्सेज अवेलेबल है। और दूसरी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एफबीआर टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, टैक्स इंपोज करने की अथॉरिटी नहीं है। और अच्छा मलिक साहब, इनको जी इसी से रिलेटेड एफबीआर ने तो ऑब्वियसली टैक्स बढ़ाने के लिए ये फैसला किया था, तो क्या इनका प्रॉपर्टी की असल कीमत पर भी असर पड़ेगा? और मैंने हुमा आपको बताया कि अगर तो एग्जैजरेटेड प्राइसेस करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा और आपका जो कैपिटल या इकोनॉमिक व्हील इस वक्त में वो रुकेगा, और ये पैसे जो भी इन्वेस्टर हजरात हैं जो रियल एस्टेट में जाते हैं कंज्यूमर आइटम्स की तरफ जाएंगे तो वो भी प्राइसेस उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। हमें इस सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट का क्रेडिट जाता है उसको कि उसने इस सेक्टर को मरात दी हैं। अभी तो सिर्फ उन चीज़ों को सीधा करने की बात है कि आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें, लोगों को फैसिलिटेट कर दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दें कि सिस्टम जिसको आप सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं ये हो जाएगा और ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। आपके नुमाइंदे जो हैं, आप जो रियल स्टेट सेक्टर है उनकी ये बात, उनका ये मुतालबा समझ में आ जाएगा जो ऑफिशियल्स हैं उनको।
मुझे पूरी उम्मीद है अब्दुल्ला साहब के सेंस प्रवेल करेगी, प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करेंगे और ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर होगी और मुल्क में एक ही रेट होगा जिससे बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी जाएगा। Obviously they invest mostly in properties in Pakistan. ऑब्वियसली वो लोग तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए सेफ हेवन रियल एस्टेट सेक्टर ही है। सेम टाइम मलिक साहब, जिस तरह हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर गिर रही है, a lot of overseas Pakistanis that I know वो प्रॉपर्टियां बेच के बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें तो डॉलर में ही चाहिए होते हैं वहाँ पैसे, और हमारे यहाँ रुपए इतना डीवैल्यू हो गया है कि they have also stopped kind of investing in properties now. जी अब्दुल्ला भाई, किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज लोगों को बताती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें या यहां से अब अपना कैपिटल को आप मूव कर लें। ये जो सेंटीमेंट चेयरमैन एफबीआर साहब ने एसआरओ इशू करके दिया, मेरा नहीं ख्याल इस एसआरओ पे प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड थे जो इन्होंने एवेल्युएशन की। इस टाइम पे इनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंटरवीन किया और ये एसआरओ अंडू हुआ। अभी हमारा सिर्फ इतना पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें और मुल्क में एक रेट कर दें, डीसी रेट, जो कि ऑफिशियल रेट के लाए और एक मार्केट रेट हो। ठीक है जी, आई होप कि अब जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके तवस्सुत से उनके बिहाफ पे जो आपने बात की है वो मुतल्लिका हुकाम और इदारों तक पहुंच गई होगी हमारे तवस्सुत से। थैंक यू आमिर मलिक साहब, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया और हमें ज्वाइन करने का। डेफिनेटली सुनी जाएगी आपकी बात। एक और चीज़, लाहौर के मौसम का तो हम आपको बता ही रहे थे, तो आपको बता दें कि वो एक्चुअली इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो गया कि लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और स्मॉग के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो रहा है। बहुत सी मुतअद्दिद परवाज़ें जो हैं वो मनसूख और ताख़ीर का शिकार हैं, और उनमें से कौन कौन सी हैं? इस्तांबुल से लाहौर और रियाद से आने वाली परवाज़ें 8 घंटे ताख़ीर का शिकार रही हैं। रात या सुबह लैंड करते हैं, सुबह लैंड करती थी, वो तो कर ही नहीं सकते। और आपको पता है ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट रात 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे यही होता है टाइम। बिल्कुल। साथ आपको ये भी बताएं कि दुबई और जद्दा से आने वाली परवाज़ों को भी आने से रोक दिया गया है, और मतलब अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि एज दिस मंथ गोज ऑन तो हालात जो है बिल्कुल वो ज़रा ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो डोमेस्टिक परवाज़ें भी आपको पता है मुतासर होती हैं। अर्ली मॉर्निंग जो फ़्लाइट्स चलती हैं यूजुअली सुबह 7-8 बजे, वो मुतासर होती हैं क्योंकि लाहौर में लैंड ही नहीं हो सकती परवाज़। सो ये सारा सिलसिला और है। ये वो टाइम भी है कि जब एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो भी रहा होता है, बिकॉज़ छुट्टियां भी हैं और ऑफ कोर्स स्कूल बंद होते हैं, अ लॉट ऑफ वेडिंग्स आर हैपनिंग, फैमिली गैदरिंग, सो बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। बाय द वे, कराची जो था ना आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 14वें नंबर पर था। हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि 8वें पे। अच्छा, और लाहौर बदस्तूर हर घंटे में पहले नंबर पर ही बराजमान है। वो पोजीशन हम किसी को नहीं देंगे। प्लीज़ कोई ले ले हमसे वो पोजीशन, बल्कि इस लिस्ट में ही नहीं आना। अच्छा, एक और भी खबर है और हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। टैक्सेशन के मुताबिक सिंध में जुलाई था नवंबर, आपको बता दें कि कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है जनाब। 1.25 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया है। आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि टोटल 1 अरब 24 करोड़ में से 1 अरब 16 करोड़ तो कराची से इकट्ठा किया गया, यानी 94% जो है वो टैक्स कलेक्शन सिर्फ कराची से हुई है। सिंध के दीगर शहरों में भी जहां प्रॉपर्टी की मालियत पैदा हुआ कोई कम नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो लगता है हैदराबाद के बाज़ इलाकों में ज़्यादा ही होगी। हैदराबाद से सिर्फ 4 करोड़ 88 लाख, अंदाज़ा लगाइए। हैदराबाद में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। और इसके अलावा सखर में क्या वैल्यूएशन है? सखर से 2 करोड़ ही वसूल किए जा सके। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हैदराबाद में कोई प्रॉपर्टी ले बेच नहीं रहा, सो वहाँ से क्यों नहीं टैक्स इकट्ठा हो रहा है? तो साथ ही आपको बताएं कि सूबे के बाकी शहरों से तो टैक्स कलेक्शन 1 करोड़ तक भी ना पहुँच सकी, और वाज़ेह है कि कराची के सिवा कहीं से भी कुछ खास नहीं मिला। और साथ आपको ये भी वज़ीर एक्साइज क्या कह रहे हैं? वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला भी जायदाद टैक्स की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आदाद शुमार से भी नज़र यही आ रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी की बड़ी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत को आमदन बढ़ानी है तो किसी को छूट नहीं देना होगी, और बाकी कराची पे ही सबकी नज़रें ना हो ना, बाकी शहरों से भी इस तरह टैक्स इकट्ठा होना चाहिए।
अच्छा जी, मुकेश कुमार चावला साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा चावला साहब, आदाद शुमार ने हमें बड़ा साफ साफ बता दिया है कि सिंध भर से प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1.25 अरब रुपए के करीब ही इकट्ठा हुआ है। तो ये हुकूमती अहदाफ के मुताबिक है। टैक्स कलेक्शन में बेहतरी की गुंजाइश तो बहुत हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है। आपको भी ये फिगर्स थोड़े से अजीब लगे होंगे? देखिए जी, बिल्कुल जो टारगेट साल का दिया जाता है उसके हिसाब से रिकवरीज होती है, मगर इस साल थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आई है इन चीज़ों में, क्योंकि जो चालान का रेशियो लास्ट टाइम था, अगर 6 लाख हाउस होल्डर को चालान गए थे, इस बार बाय पोस्टल हम सर्विस शुरू कर रहे हैं। बाय पोस्टल से ये होगा कि ये जो चीज़ है जो लोगों को चालान पहुंचेंगे दैट विल बी इक्वल टू डबल। तो 6 लाख से बढ़कर 12 लाख हाउस होल्ड्स तक ये अब चालान पहुंचेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया है उसको भी अचीव करेंगे, बल्कि उससे सरप्लस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा कि 1.25 अरब रुपए ऑलमोस्ट इकट्ठे हुए हैं और इसमें से 94% सिर्फ कराची से इकट्ठे हुए हैं, 1 अरब कुछ 16 करोड़। तो आप लोगों ने गौर नहीं किया कि ये सूरत हाल बड़ी डिसबैलेंस्ड है, इतना अजीबोगरीब ये इक्वेशन क्यों है? हैदराबाद में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम नहीं है, मतलब बाकी शहरों में लोग क्या जायदाद नहीं रखते या उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है? ये कुछ इसका तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल टैक्स लिया जा रहा है और रेटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि रेटेड एंड नॉन रेटेड एरियाज होते हैं। काफी रीसर्वे भी हो रहा है, जैसे सक्खर का हमने कंप्लीट सर्वे कर लिया है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सक्खर सिटी का कंप्लीट सर्वे हो गया है, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। तो जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू होंगी तो ओवरऑल सिंध में आप कराची से लेकर कश्मीर तक फिगर्स में हाइक देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चावला साहब, ये सारी चीज़ें आपसे भी बात करके पता यही चल रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन में जो है ना वो बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगले साल भी ऑब्वियसली मरहला तो करना ही होगा। क्या टारगेट सेट की है? देखिए जी, जब 2008 में पीपल्स पार्टी आई थी तो टोटल इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू था 7 अरब 29 करोड़ रुपए। एंड ओवर द इयर्स आज 2020 2021 के अगर आप देखें फिगर्स तो हमने 100 अरब से ज्यादा क्रॉस कर लिया है। तो अगर एवरेज आउट आप निकालें तो टैक्स इम्प्रूवमेंट कलेक्शन ओवर द इयर्स बढ़ती रही है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में, दिनों में ये और मजीद इम्प्रूव होगी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में इम्प्रूव है, लेकिन दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल कि 1 अरब 24 करोड़ रुपए अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो 1 अरब 16 करोड़ रुपए सिर्फ कराची से, बाकी से कहीं कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट ना ही होने के बराबर है। खुद ही सोच ले, व्हिच मींस कि और कोई दे ही नहीं रहा। फिर इसलिए हम कहते हैं कि व्हाई इज कराची इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एंड फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इट इज़ अ मनी मिंटिंग मशीन क्लियरली। अच्छा जी, कुछ आपको मनाजिर दिखाना चाहते हैं जाने से पहले, और एक और भी दिखाया था ना जी, मरी और अतराफ के ये मनाजिर। स्नोइंग इन मरी और आई गेस ये सर्दी की पहली बर्फबारी है। आर देयर पीपल हु हैव नेवर बीन टू मरी? कोई ऐसे होंगे जो मरी नहीं? मैंने बर्फबारी नहीं देखी कभी मरी में। आपने बर्फबारी कभी देखी है अब्दुल्ला? ओह माय गॉड, वापस आ जाएं जी, कैमरा देख तो रहा हूं, आप दिखा रही हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, मतलब ये इस तरह तो टीवी पे आपने इस पे भी ना देखी हो तो बहुत ही अजीब बात होगी। लेकिन देखिए, मेरा सवाल था और क्लियरली जवाब भी मुझे इधर ही मिल गया। बट प्लीज जो लोग, मुझे देख के सर्दी लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं कभी हिम्मत नहीं करता। हाँ, बट यू डोंट रियली गो इन योर समर क्लोथ्स इन दिस वेदर। आप इक्विप होते हैं इस चीज के लिए। इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने बर्फ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की तो आपको हमने बता दिया जी, मरी में बर्फ पड़ गई है, पहुंच जाए। चलें ठीक है, हम भी कुछ तैयारी करते हैं फिर, लेकिन रश ना लगाएं वहाँ। और आपको पता है कि वहाँ उनके अपने मरी जो है वो बड़े सीरियस हो गए हैं अबाउट देयर SOPs। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको ये टूरिस्ट की कुछ हरकतें आके इतनी अच्छी नहीं लगती। और अब तो वहाँ ज़रा नॉन स्मोकिंग सिचुएशन भी कर दी गई है। सो दे आर टेकिंग सम स्ट्रिक्ट मेजर्स। अच्छा जी, वी आर गोना सी यू टुमारो। स्टे सेफ, वेयर अ मास्क।